आज 20 अक्टूबर की तारीख एक और हवाले से काफ़ी अहम है क्योंकि आज ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। हड्डियों का भुरभुरा हो जाना और कमज़ोर हो जाना इंतहाई ख़तरनाक है। जिन अफराद की हड्डियाँ भुरभुरी या कमज़ोर हो जाएं, थोड़ी सी चोट लग जाने से भी उनकी हड्डियाँ टूट जाती हैं। पाकिस्तान में ये बीमारी अब आम हो रही है, ख़ास तौर पर ख़वातीन इसका शिकार हैं। जी हाँ, 35 से 40 साल से ज़ायद उम्र की जो ख़वातीन हैं उनमें हड्डियों का भुरभुरापन आ जाना ये काफ़ी ख़तरनाक है। ये इतना ख़तरनाक है कि एक नई तहकीक के मुताबिक ख़वातीन में हड्डियों की कमज़ोरी का ताल्लुक ज़हनी सेहत को भी मुतासिर कर देता है, जबकि 60 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन और मर्द दोनों इस मुहल्लिक बीमारी का शिकार बन जाते हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए डॉक्टर शबाना नाज जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, मशहूर ऑर्थोपेडिक एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम डॉक्टर साहिबा, इससे पहले कि आज के इस दिन की नौयत से हम कुछ गुफ्तगू का आगाज़ करें और इसके बारे में मैं आपसे जानूँ, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी सुना होगा कि फ़खर जमान जो है वो उनकी घुटने की जो पुरानी तकलीफ थी वो वापस आ गई है। तो आप मस्कुलर पेन के भी जो है वो एक्सपर्ट हैं, तो आपको मालूम होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस किस्म के जो इशूज़ होते हैं खिलाड़ियों के, आपके पास आते रहते होंगे, आपके लिए कोई नई बात तो है नहीं, इसे रिकवर होने में कितना टाइम लगता है और इस नौयत के जब मैचेस हों और खिलाड़ी मौजूद हों तो उनकी रिकवरी के लिए क्या हम इसमें कोई फास्ट ट्रैक यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इम्पॉर्टेंट ये होता है कि स्पोर्ट्स इंजरीज़ जो हैं वो आम इंजरीज से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। अब इसमें डिपेंड करता है कि इनकी लिगामेंट इंजरी है या इनकी मस्कुलर इंजरी है। अगर इनकी लिगामेंट इंजरी है तो उसमें डिफरेंट टाइप के इनको के टेपिंग बहुत एडवांस अब तो मेथड आ गए हैं, ड्राई नीडलिंग। जैसे कि ये बताया जा रहा है कि जी अगले हफ्ते तक अवेलेबल होंगे, तो फिर किस नौयत की हो सकती है? जी बिल्कुल, इनको के टेपिंग हो सकती है, इनको फिजियोथेरेपी हो सकती है, उसमें अल्ट्रासोनिक थेरेपी है जो कि इनकी इन्फ्लेमेशन सबसाइड करती है। उसके बाद कुछ स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेज दी जाती हैं। ये तो स्पोर्ट्स इंजरी को रिहैबिलिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए इंपॉर्टेंट जब आप इसको लोडिंग पोजीशन में यानी जब आप एक्सरसाइज कराते हैं वजन लेते हुए तो ये पेशेंट बड़ी जल्दी रिकवर करते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि इनकी इंजरी किस टाइप की है, कौन सी लिगामेंट्स इन्वॉल्व है, मेनिस्काई इन्वॉल्व है, ये डिपेंड करता है इनकी डायग्नोसिस के ऊपर। अच्छा, ये तो जाहिर सी बात है 100% तो हम डायग्नोसिस के बाद ही बता सकते हैं, लेकिन इस किस्म की जो इंजरीज होती हैं उनमें ज़्यादातर आपका ये कहना है कि जी ये 90 to 80% जो है वो जल्दी रिकवरी होने के चांसेस होते हैं, लेकिन हाई टेक आपको जो है वो यूज़ करना पड़ेगा और फौरी तौर पे ट्रीटमेंट। जैसे अगर आपको इंजरी हो जाती है अब तो हम के टेपिंग कर देते हैं अपने पेशेंट्स की, तो पेशेंट जो है वो हार्ड टेपिंग कहलाती है। अगर ड्यूरिंग मैच अगर स्टार्टिंग में आपको कोई इंजरी हो गई तो वो के टेप हमने कर दी उसको हार्ड वाली, तो उससे ये होता है उसमें आप पूरा अपना मैच कंप्लीट कर लेते हैं और कंप्लीट करने के बाद फिर आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हाँ, वो तो फिक्स कर दिया जाता है, उस फिक्स कर दिया जाता है ताकि कर दिया जाता है पेन किलर लगा के, और वो फिर आगे बढ़ नहीं पाता और ना ही उसमें इतनी मूवमेंट होती है। ये पेन किलर नहीं, ये टेप होती है, टेपिंग होती है, ये आपको बिल्कुल इमोबिलाइज कर देती है और ताकि फर्दर आपकी इंजरी जो है आगे ना बढ़े। ओके जी, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। सबसे पहले तो मुझे बताइए ये लफ्ज़ क्या है और ये किस चीज़ की जो है वो नुमाइंदगी करता है, क्या इसके जो है वो मुहर्रिकात होते हैं और किस वजह से जो है ये आपको मतलब इसे कोई क्योर है जिससे हम इसे रोक सकते हैं होने से? देखिए, नाम से पता चल रहा है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, पोरोसिस मतलब पोर्स, यानी बोन्स में बड़े बड़े पोर्स बन जाना। ब्रिटल बोन डिजीज़ भी जैसे आपने डिटेल तो बता ही दी है, आपकी बोन्स इतनी कमज़ोर हो जाती हैं, बोन डेंस। हमारी हड्डियां जो हैं एक्चुअली अगर उसका आप स्ट्रक्चर देखें, जैसे मक्खी, ये शहद की मक्खी का छत्ता होता है, उसमें सुराख होती हैं और एकदम भरा हुआ होता है, और इसी तरह से हमारी बोन्स होती हैं। लेकिन जब ये बोन्स में सुराख बड़े बड़े होल्स हो जाएँ तो हमारी बोन्स खोखली हो जाती हैं और ये हमारा, इसको हम कहते हैं साइलेंट थीफ, ये खामोशी से हमारी बॉडी में आके बैठ जाता है ये मर्ज, और शुरू में हमें पता ही नहीं चलता, और पता जब चलता है कि जब ये काफ़ी आगे चला जाता है। स्पेशली ये पूरी बोन्स को इफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर ये बोन मैरो को भी इफेक्ट करता है। जी, बोन मैरो पे, अंदर बोन के इंटरनल स्ट्रक्चर को ही जो है ये इफेक्ट करता है, और हमारी जो स्पाइन है, स्पेशली हमारे वर्टिब्रा, उनके ऊपर, हिप जॉइंट पे और हमारी रिस्ट, ये खास इसके जो है पसंदीदा जॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस इफेक्ट करता है। इंसान का पूरा स्ट्रक्चर ही जो है वो आपके बिल्कुल बैकबोन के ऊपर है, बैकबोन के ऊपर उन्हें ही जो है ये टारगेट सबसे पहले करता है। इससे बचा कैसे जा सकता है? देखिए, इसमें बचने का बहुत आसान तरीका है। एक्चुअली क्या है, हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने एक ऐसी फैक्ट्री बनाई है कि बोन्स मुस्तकिल रीमॉडल हो रही है। रीमॉडलिंग का मतलब है कि बोन्स नई बन रही हैं और पुराने सेल्स टूट रहे हैं। ये एक बैलेंस में चल रहा है, लेकिन जब ऐसा होता है कि ये बैलेंस हम डिस्टर्ब कर देते हैं, टूटने का अमल तेज़ होना शुरू हो जाता है, बनने का अमल स्लो हो जाता है। तो इस इम्बैलेंसमेंट की वजह से जो है हमारी बोन्स की डेंसिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और वो पड़ता है हमारी अपनी गलतियों से, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते। जी, पॉस्चर भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है विटामिन डी,
कैल्शियम, क्योंकि हमारा 99% कैल्शियम हमारी बोन्स में होता है और हमारे दांतों में होता है। उसके अलावा सेडेंट्री लाइफस्टाइल कि आप बैठे हैं, एक्सरसाइज नहीं करें, वॉक नहीं करें, स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनकी हड्डियां बड़ी तेज़ी से कमज़ोर होती है। अल्कोहल, जो कि शराब नोशी करने वालों को भी जो है बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड की, या आपको जीआईटी का प्रॉब्लम है, आपको लीवर की कोई बीमारी है, ये सारी चीज़ें तो इसमें आ गई। फैमिली हिस्ट्री है। लेकिन इसमें जो टाइप 1 है वो उसको हम सिनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सिनाइल का मतलब एज रिलेटेड। उसमें मोर देन 50 साल से ऊपर जो मर्द और ख़वातीन हैं उनके हार्मोन्स जो हैं वो ज़ाहिर है कम होते हैं। उसमें एस्ट्रोजन फीमेल्स में, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन, तो उससे एकदम से आपकी बोन्स जो है 35 साल से 40 साल के बीच में हमने सुना, ये तो एज फैक्टर नहीं है। ये क्या है? ये इसमें क्या वजह है? मैं आपको बता इतनी यंग एज, हम तो इसे यंग एज ही कहेंगे कि इतनी यंग एज के अंदर क्यों हो रहा है? हाँ, जो ये सिनाइल जो कहलाते हैं या जो पोस्ट मेनोपॉजल जो हैं वो तो टाइप 1 में आती है। टाइप 2 जो आती हैं वो डिजीज़ रिलेटेड होती हैं। अब जैसे जिनको 30 to 35 ईयर, तो ये वो लोग हैं जिनके हार्मोनल डिसऑर्डर है। जैसे मैंने बताया थायराइड का कोई मसला है, हाइपरथायराइडिज्म है, कोई जीआईटी का प्रॉब्लम है, इनके लिवर की कोई बीमारी है, तो ऐसे लोगों में फिर एज मैटर नहीं करती। कोई भी हार्मोनल डिसऑर्डर्स है उसकी वजह से ट्रिगर कर देता है। जी, वो उसको ट्रिगर कर देता है और फिर आपको ये प्रॉब्लम आपकी असल में होता ये है। एक छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी बोन पीक मास होता है, जिसमें हमारी हड्डियां ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपकी हड्डियों में ताकत कितनी है ये आपकी शुरू होती है चाइल्डहुड से लेके, जब से आप पैदा हुए हैं, और 25 से 30 साल की उम्र तक जो है आपकी बोन्स ताकतवर होती हैं। और अगर आपकी बोन पीक मास अच्छा है तो आप 70-80 साल तक आपकी हड्डियां काम करती हैं। यानी वो जो हमारे बुजुर्ग कहते हैं जी, हाँ, हमने तो देसी खाया था, तुम तो ये पता नहीं exactly, क्या खा रहे हो। जी, वही चाइल्डहुड में अगर आपका बोन पीक मास 30 साल की उम्र तक अच्छा नहीं है तो आगे आपकी बोन्स खुद ब खुद ही जो है वो डिटोरिएट होने चली शुरू हो जाती हैं। ओके, चलें, ये तो हमें पता चल गया कि ये कैसे होता है। अब इसके लिए हम इससे बचाव के लिए आपने बताया कि जी कैल्शियम की कमी होती है तो हो जाता है, विटामिन नहीं मिलते, विटामिन डी की कमी होती है तो हो जाता है। विटामिन डी हम नेचुरल सोर्स बताइए, धूप के अलावा हम खाने से कैसे हासिल कर सकते हैं? और कैल्शियम में हमने ये सुना है किसी से, एक न्यूट्रिशन हमारे पास यहीं शो में आई थी, उन्होंने बताया कि जी कैल्शियम का इंटेक अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी नुकसानदेह होता है और आपको पता नहीं चलता कि वो ज़्यादा हो रहा है। जैसे दूध, दही, लस्सी में कैल्शियम का इंटेक इतना ज़्यादा होता है कि वो फिर एक्सीड कर जाता है। तो उसकी एक लिमिट भी बता दीजिए कि जी कितना कैल्शियम पर डे के हिसाब से, 1 गिलास दूध, 2 गिलास, क्या? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं अगर आप उसको एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे हैं तो वो ख़तरनाक हो सकती हैं। उसका लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, सप्लीमेंट टैबलेट्स की फॉर्म में ले रहे हैं। लेकिन अगर आप डाइटरी फॉर्म में ले रहे हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ख़तरनाक नहीं होती। कैल्शियम जो है नॉर्मली हमें 1200 mg पर डे हमारी रिक्वायरमेंट होती है। और कैल्शियम जब तक हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता जब तक हमारा विटामिन D3 का लेवल ना हो। अगर विटामिन D3 और कैल्शियम एक दूसरे के लाज़मी मलज़ूम है और हमें विटामिन D3 तकरीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट हमें चाहिए होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों में होता है और उसके साथ साथ ओमेगा 3 में होता है लेकिन उसके बाद ख़ास किस्म के जो पोल्ट्री मसनूआत हैं उसमें भी है। लेकिन इसके अलावा ये सब चीज़ें खाने के बावजूद, नट्स वगैरह लेने के बावजूद में भी होता है ना, पीले हाँ जी, 300 के करीब हम ले सकते हैं, जबकि हमारी 600 रिक्वायरमेंट। तो उसका बेहतरीन सोर्स है सनलाइट। आप 12 बजे से पहले और 4 बजे के बाद की 20 मिनट की जो है वो धूप लेना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं सैल्मन फ़िश, उसके अंदर जो है बड़ी मिकदार में विटामिन डी होता है। और कैल्शियम के जो सोर्स हैं उसमें आपने सीड्स, जो सस्ता है, नट्स में आप मूंगफली ले सकते हैं। मूंगफली जो है वो सस्ता सोर्स है इसका। शकरकंदी है, बनाना है, उसके अलावा सनफ्लावर, ये सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, अलसी के बीज हैं, और तुख मलंगा जिसको हम चिया सीड्स कहते हैं, और बाकी सब्जियां हैं। इन सब चीज़ों से बड़ी मिकदार में आप कैल्शियम जो है वो ले सकते हैं। मिल्क से भी मिल सकता है। और मेनली जो मिल्क तो आपने बता दिया कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स तो कितना पिया जाए, क्योंकि बहुत सारे जो हमारी देसी अम्माएं हैं वो तो जी सुबह भी पिला रही हैं, दोपहर में पिला रही हैं, रात में भी पिला रही हैं। देखिए, दूध का जहाँ तक ताल्लुक ये है कि जो आप डाइटरी फॉर्म में ले रहे हैं दूध, अगर आपने अपना पीक बोन मास से पहले ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग होंगी। नॉर्मल हमारी रिक्वायरमेंट 100 to 1200 mg है। आप जब डाइटरी फॉर्म में लेते हैं तो जितनी बॉडी में ज़रूरत होती है वो यूटिलाइज होता है, बाकी निकल जाता है। अच्छा। ये हमारी बॉडी में कुदरती अमल है, उसमें कोई एक्स्ट्रा जब होता है जब आप टैबलेट्स फॉर्म में, सप्लीमेंट्स में लेते हैं। तो अगर आप नेचुरल
सोर्स से ले रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे जितना कोई भी आप क्योंकि वो use बैलेंस डाइट होती है, उसमें सिर्फ आपकी कैल्शियम और विटामिन D3 नहीं होती, उसके साथ मिनरल्स भी होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं, वाटर भी होता है, उसमें Complete package मल्टीपल एक कंप्लीट बैलेंस डाइट होती है। तो कुदरत की बनाई हुई कोई भी चीज़ जो है वो नहीं, हाँ अलबत्ता अगर आपको डायबिटीज़ है या आपको ब्लड प्रेशर है, वो तो फिर आप कंडीशंस के हिसाब से बीमारी की वसात जो है वो आपको एहतियात से फिर हाँ, लेनी वो होती अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और ऐसी कोई बीमारी नहीं जी, है, जी, जैसे कि तो हम फिर- बात कर रहे हैं 5 साल से लेके 20 साल तक के बच्चों की, जिसका आपने बताया भी, जिक्र भी किया कि जी, जी। ये आपकी बोन्स जो हैं वो उस वक्त स्ट्रांग हो रही होती हैं, बिल्कुल तो strong। उनके लिए कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, जितना कोई भी जो नहीं। है वो इस्तेमाल करें, कर सकते हैं, एक्सीड जो होगा वो निकल जाएगा। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि पता कैसे चलता है कि ये बीमारी आपको हुई है? देखें जैसे ये खामोशी बिल्कुल कहते नहीं, साइलेंट थीफ है, आपकी बॉडी में जाके बैठ गया, आपको पता ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसी साइन सिम्टम्स हैं, जैसे एक तो सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री है, ये एक अलार्मिंग साइन है। अगर आपकी ये भी inherit फैमिली है? इनहेरिट होता है बिल्कुल। Okay। अगर आपकी फैमिली में ये बहुत ज़्यादा है, आप स्मोकिंग करते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं, या आपको कोई मैदे की बीमारी है, लिवर की बीमारी है, किडनी का आपको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर जो है आपका वेट ज़्यादा है, तो आप एक अलार्मिंग साइन आपके दिमाग में है। तो पता इस तरह चलता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में आपके मोहरे जो है वो कोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, या डेंसिटी कम होगी तो वो नीचे की तरफ आ जाएंगे, पिचक जाएंगे, तो आपको आगे की तरफ जो है आप झुकना शुरू हो बैंड जाते हैं। आपने देखा hunchback आ नहीं, जाती है। बूढ़े जो है उसको डाउजर हम कहते हैं, वो बूढ़े एकदम आगे की तरफ होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा इफेक्ट, जैसे मैं बताया, हिप जॉइंट के ऊपर इफेक्ट करती है, आपकी कमर में सीवियर पेन होगा, रिस्ट जॉइंट में आपके बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बाकी तो सारे जॉइंट्स को ये करती है, लेकिन ये 3 जॉइंट्स में ज़्यादा पेन होगा, और ऑटोमेटिकली जो है आपकी मूवमेंट ख़त्म होना चली जाएगी। और फिर ये है कि इंटर रिलेटेड होते हैं, जब आपकी कमर में दर्द होगा, घुटने में भी दर्द आ जाएगा, आपके एंकल में, यानी आपकी मूवमेंट्स ख़त्म हो जाएगी। उठने और बैठने में तकलीफ होगी ज़्यादा से ज़्यादा। बेसिकली तो आपकी स्पाइन में सीवियर कमर के दर्द के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उसके साथ उनका कद छोटा हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाते हैं, तो ये ख़ास किस्म की जो है वो साइन सिम्टम्स हैं। लेकिन ये है कि अब जो हम अवेयरनेस देते हैं या जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, उसका मकसद ये होता है कि मज़ीद बोन डेंसिटी को हमने कम करना है। उसके लिए हम जो है कैल्शियम रिच जो है वो डाइट दी जाती है, विटामिन डी का लेवल मेंटेन किया जाता है। जाते रहते डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप ये भी बता दीजिए कि आप डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं इस बीमारी को? इसका कोई टेस्ट होता है, इसके ज़रिए पता चलेगा कि आपको जो है ये बीमारी है? जी, सबसे पहले तो ये है कि सिंपल प्लेन एक्सरे में डॉक्टर उसको जज कर लेता है कि डेंसिटी। उसके अलावा इसका ड्यूअल एनर्जी एक्सरेज होते हैं, जिसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं। डेक्सा स्कैन में फिर टी स्कोर होता है, उनका एक ख़ास स्कोर होता है जिसमें कंपेयर किया जाता है नॉर्मल बोन को और इसको। तो अगर आपका जो है -2 से नीचे आ रहा है, -3 आ रहा है, -4 आ रहा है, तो इसका मतलब आप ऑस्टियोपोरोसिस में आ गए। और इसके बाद आप इतने ख़तरे में होते हैं कि आपको कंप्रेशन फ्रैक्चर, अगर आप बैठे हैं तो आपकी स्पाइन के स्पेशली हमारी कमर के बीच का हिस्सा, थोरैसिको लंबर, इस हिस्से पे ज़्यादा हमारी बॉडी का वेट पड़ता है, और इस हिस्से पे जो है फ्रैक्चर ज़्यादा होने के चांस होते हैं। उसके अलावा आप चल रहे हैं, चलते चलते जो है वो आपके पैर में फ्रैक्चर हो गया, आपको नहीं पता चला, एंकल मुड़ जाता है अक्सर, हमने हाँ, देखा तो है इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट। चलें, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने Thank जो you है very वो बड़ी ज़बरदस्त और डिटेल और ब्रीफ जो है वो गुफ्तगू यहाँ पर की है। और यकीनन अगर आप में से किसी को इसमें से कोई भी सिम्टम आ रहा है या ऐसी कोई भी तकलीफ है, तो डेफिनेटली जाइए, अपने मौलिज से रब्ता कीजिए और अपने एक्सरे करवाइए, डायग्नोज कीजिए, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। डॉक्टर शबाना हमारे साथ थी, जिन्होंने बहुत ही ब्रीफली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।